नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। आप बोलेंगे सर मौलिक अधिकार में बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, तो मौलिक अधिकार को हम लोग याद कैसे करें? बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी से याद करवाने वाला हूँ। ध्यान समझिएगा दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स पूछ लेगा कि इसका वर्णन कौन से भाग में है, तो दोस्तों हम लोग भाग की बात करें तो भाग तीसरे में है, भाग 3 में है। किस में दोस्तों? भाग 3 में है। लेकिन आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद कौन से में है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है, ये 35 तक जाता है। कहां तक दोस्तों? 12 से 35 तक है। क्लियर हुआ? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? ये अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? तो दोस्तों आपको ये 4 चीजें ध्यान रखना होगा। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पर कौन से भाग में हैं, तो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार को कौन से भाग में वर्णित किया गया है, तो भाग 3 में वर्णित किया गया है। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन कर लेता है कि हमारे यहाँ पर 12 से 35 तक कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। ये कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमारे एग्जाम में यह भी आता है कि हमारे यहां पर मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे हमारे पर मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से मेरे दोस्त? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा है क्या। सर ये मैग्ना कार्टा है क्या, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, मैग्ना कार्टा के बारे में हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन में जो हमारे पर राजशाही जो लोग होते थे, है ना, उनके द्वारा कुछ अधिकार हमारे पर बनाए गए थे। किसके लिए? जो वहां पर कार्य कर रहे थे। तो दोस्तों वो उसी को ही हमारे यहाँ पर क्या बनाया गया था? ब्रिटिश राजशाहियों के द्वारा जो कुछ अधिकार बनाए गए थे, किसके लिए? हमारे यहाँ पर वर्करों के लिए, मजदूरों के लिए, उसे ही हमारे यहाँ पर मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए ध्यान से समझिएगा कि हमारे यहाँ पर मैग्ना कार्टा तो आपको पता हो गया क्या है, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिटेल्स बाद में देखेंगे दोस्तों। लेकिन हम लोग पहले ये समझें कि मूल रूप से हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार कितने थे। तो दोस्तों मूल रूप से हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो हमारे यहाँ पर इनकी संख्या थी कितनी दोस्तों? 7 थी, 7 थी। कितनी थी? 7। लेकिन दोस्तों ये हमारे पर कौन सा वाला भाग हटा है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन चलो मैं अभी बता देता हूं आपको। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि मूल अधिकार की संख्या पहले हमारे यहां पर 6 थी, जो एक घटकर हमारे पर कितनी हो गई दोस्तों? तो 6 हो गई है। लेकिन कौन सा वाला भाग हटाया गया है, तो मैं इसके बारे में भी आपको चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों आपने देखा होगा एक भाग था हमारे यहां पर संपत्ति का, तो ये संपत्ति का भाग हमारे यहां पर कौन से संविधान संशोधन दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारे यहां पर क्या कर दिया गया, अर्थात कब की बात करें? 1978 की बात करें, तो इस समय हमारे यहां पर संपत्ति को क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और आपको पता होना चाहिए किसके तहत? अनुच्छेद 300 का के तहत हमारे यहां पर इसे जोड़ दिया गया और इसका नाम दे दिया गया कानूनी अधिकार। क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसका नाम कानूनी अधिकार नाम दिया गया। क्लियर हुआ? बन जाएगा आपसे इतना। तो पहले 7 थे जिसमें एक घट गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, बच गए 6। 44वें संविधान
संशोधन के अनुसार इसे क्या कर दिया गया, इसमें हमारे यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के तहत इसमें ऐसे हटा दिया गया और 1978 में इसे क्या कर दिया, 1978 में हुआ 44 संविधान संशोधन और 300 का में इसे कानूनी अधिकार के रूप में इसे जोड़ दिया गया। क्लियर हुआ दोस्तों, बन जाएगा यहाँ तक। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मूल अधिकार है क्या। पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मूल अधिकार है क्या, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मूल अधिकार वे होते हैं जो व्यक्तियों के भौतिक में क्या क्या, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक, है ना, क्या करना है, नैतिक। अब वह नैतिक कैसे दोस्तों, नैतिक में आपकी दो चीजें आती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, हम आध्यात्मिक कह सकते हैं या धार्मिक कह सकते हैं। इनके विकास हेतु आवश्यक है। यह राज्य के खिलाफ व्यक्तियों की आजादी को सुनिश्चित कराता है। बन जाएगा दोस्तों, यही हमारा क्या है, मूल्य अधिकार है। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा कि हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं वो कितने अधिकार मैंने आपको बताया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं मेरे दोस्त, 6 मूल अधिकार हैं। अब आपको पता हो इसको मौलिक अधिकार कह सकते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों ये मौलिक अधिकार को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मौलिक अधिकार एक क्या कहता है। तो दोस्तों समता एवं समानता का अधिकार, क्या दोस्तों, समता एवं समानता का अधिकार। अधिकार आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक है, ये 14 से 18 तक आपको देखने को ये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 14 से 18 तक तो है, लेकिन 14 से 18 तक मैं आपको एक बार नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको पूरे 6 की 6 लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। 14 से 18 तक हमारे यहां पर कौन से अधिकार आएंगे आपको यहां पर, तो मौलिक समता एवं समानता का अधिकार आता है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग यहीं पर बात करें तो दूसरे में हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान से समझिएगा, है ना दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ पर आता है 19 से कहाँ तक आता है दोस्तों, ये 22 तक आता है। लेकिन हम लोग बात करें तीसरे हमारे पर जो बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, मौलिक अधिकार की, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोगों ने सुना होगा शोषण का अधिकार, कौन सा दोस्तों, शोषण का अधिकार। आप ध्यान दीजिएगा, तो शोषण का अधिकार हमारे यहाँ पर 23 और कौन सा है दोस्तों, ये 24 है, आपको पता है। क्लियर हुआ। चलिए तो दोस्तों चौथा भी हमारे यहाँ पर आपको पता होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 25 से 28 तक है। लेकिन दोस्त आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ पर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी चलता है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार दिख रहा है ये 27 से कहां तक दोस्तों, ये आपको देखेगा 30 तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें एक चीज और देखना होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आप लोगों ने देखा ही होगा। संवैधानिक लिखते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ध्यान देना दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार ओनली किस में मिलेगा आपको, तो 32 में देखने को मिलेगा। अब बोलेंगे सर 31 कहाँ गया, मैं 31 के बारे में भी चर्चा करूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पर किस प्रकार से इसे हटाया गया, क्या था इसमें, हम लोग एक एक करके इसको भी हम लोग देखेंगे। हट तो गया है लेकिन पढ़ना तो जरूर हुई है ना, तो हम लोग सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं समता या समानता का अधिकार। किसकी दोस्तों, समता एवं समानता का अधिकार। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं। सबसे पहले ध्यान दें दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है। सबसे पहले ध्यान देना दोस्त, आप लोगों ने जिस प्रकार देखा होगा कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता क्या होना चाहिए दोस्तों, विधि के
समक्ष समानता होनी चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों, समानता तो होनी चाहिए विधि के समक्ष, तो आपको ये याद कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अनुच्छेद क्या कह रहा है कि हमारे पास विधि के समक्ष क्या होना चाहिए, समानता रखनी चाहिए, अर्थात सभी लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 14 कहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म जाति आदि पर क्या नहीं होना चाहिए, तो अधर्म जाति आदि पर भेदभाव, अर्थात हमारे यहाँ पर किसी के पर विरोध अर्थात किसी पर रोक नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पर अनुच्छेद हम बात कर लें 16 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। किसमें दोस्तों, लोक नियोजन में क्या होना चाहिए, समानता। किसकी समानता, अवसर की समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। समझ आया दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता। 15 क्या कह रहा है, धर्म जाति आदि क्या पर क्या होनी चाहिए, अर्थात हमारे पर किसी पर विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है कि धर्म पर भी हम विरोध करने लगे हैं। और फिर 16 क्या कह रहा है, लोक नियोजन में एवं अवसर की समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है। दोस्तों धर्म हम अर्थात हमारे पास अस्पृश्यता का अंत आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम लोग छुआछूत के बारे में बात करते हैं, तो इसका हमें अंत कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि हमारे पर उपाधियों का क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों। तो उपाधियों का अंत हो गया। आपने देखा होगा कि उपाधियों का अंत मतलब, उपाधियों का मतलब अंत कैसे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपने पहले देखा होगा कि बहुत पहले हमारे यहाँ पर मतलब इसमें दे दी जाती थी, सर की उपाधि दे दी जाती थी, है ना। लेकिन आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जैसे अभी मान लो मुझे मिल जाए क्या, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, तो मुझे क्या होगा कि मुझे बोला जाएगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित, मेरा नाम ले लिया जाएगा और फिर बोला जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक नेक्स्ट व्यक्ति को ना मिल जाए। यदि नेक्स्ट व्यक्ति को मिल जाएगा तो मेरे सामने वो लगाया फिर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या होता है कि उपाधि, लेकिन उपाधि हमारे पर जैसे सर की उपाधि दे दी जाती थी पहले, है ना, अब ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। तो अर्थात उपाधियों का क्या है, इसमें अंत है। समझ में आया आपका यहाँ तक। लेकिन अब ध्यान से देखने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कौन से अनुच्छेद की, स्वतंत्रता का अधिकार। किसके बारे में दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम यहाँ पर बहुत सारी चीज देखेंगे। वो कौन कौन सी होंगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो 19 के बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हम देखेंगे। दोस्तों जनता को दिए गए, जनता को हमारे क्या होते हैं, दिए गए ताकि वह स्वतंत्र रूप से क्या हो सके, अपने व्यक्तित्व का, है ना, जो विकास कर सके। तो ऐसे हमारे पर अनुच्छेद 19 में कहा गया है। लेकिन अब ध्यान से देना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारा अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की क्या स्वतंत्रता। ध्यान से देखना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे, अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि अनुच्छेद जो 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दिया है, लेकिन इसके अनुसार हमारे यहाँ पर क्या है कि एक, इसमें बहुत सारी 6 बातें हैं, ध्यान सुनिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, ध्यान दें। सबसे पहले हमें क्या होता है कि बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, तो बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता मतलब हम लोग कोई भी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बात को बोलने की हम लोग बोल के हम लोग सामने रख सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बोलने की तो है, लेकिन दोस्तों मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ इसको यहाँ पर दूसरा।
तो दोस्तों मुझे क्या करना है, अब शांति पूर्वक मैं क्या कर सकता हूं, तो शांति पूर्वक रूप से मैं एकत्रित कर सकता हूं, लोगों को क्या कर सकता हूं दोस्तों, एकत्रित कर सकता हूं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, मैं लोगों को एकत्रित तो कर लूंगा, मैं आपको एग्जांपल से इसको याद कैसे करें मैं बिल्कुल एक लाइन में आपको बता दूंगा कहानी के रूप में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब मैं क्या कर सकता हूं, सभा या समूह में, किसमें दोस्तों, सभा या समूह में, समूह बनाने की मुझे क्या है, स्वतंत्रता है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करता हूं तीसरी। अब मैंने सभा और समूह तो बना लिया दोस्तों, लेकिन मैं भारत में कहीं पर भी आवागमन कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, भारत में कहीं पर भी आवागमन कर सकता हूं, इस बात का भी ध्यान देना। अब आपको पता होना चाहिए 5वें नंबर की जो बात है वो क्या कहना चाह रहा है कि भारत में मैं निवास कर सकता हूं। तो भारत में कहीं पर भी मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, तो मैं निवास कर सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मत बोल देना किसी घर में भी निवास कर लूं, ये मत करना दोस्तों, है ना। तो हमारे पर निवास कर सकते हैं भारत में वो कहीं पर भी। लेकिन 6वीं नंबर बात ये कहता है कि भारत में वो आजीविका कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, वो आजीविका कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। आजीविका अर्थात रोजगार कह सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, अब दोस्तों याद कैसे रखें, याद रखने की हमारे पास तरीका होना चाहिए। सबसे पहले मैं यदि एग्जांपल मान लूं कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है सरकार से, और वो सरकार से परेशान है तो वो क्या नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनना। तो दोस्तों वो सबसे पहले क्या करेगा, बोलना सीखेगा, बोलेगा, क्या करेगी, भाई ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन मान लो उसकी बात को हमारे पर सरकार तक पहुंचाना था, लेकिन सरकार तक पहुंच नहीं पाती है, तो क्या होगा, वो शांति पूर्वक से हमारे यहां पर क्या करेगा, अर्थात यहां पर एक शब्द जाता है हथियार। हथियार, बिना हथियार के वो क्या कर सकता है, यहां पर अपनी बातें को रख सकता है और लोगों को एकत्रित कर सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों। लेकिन तब भी सरकार के पास नई बात पहुंचती है तो वो क्या करता है, लोगों को एकत्रित करता है, सभा व समूह बिठा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब वो बनाने की हमारे पास सभा या समूह बनाने की क्या करेगा, वो तैयारी करेगा, तो समूह बनाएगा। और फिर इसके बाद यदि वो क्या हो रहा है, यदि मान लो वो नहीं हो पा रहा है, उससे फिर नहीं पहुंच पा रही सरकार के पास आवाज उसकी, तो वो भारत में कहीं पर भी आवागमन करेगा, चारों तरफ विश्व भारत में कहीं पर भी वो घूम सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर वो हमारे यहाँ पर अब घूमेगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो वो कहीं पर भी निवास कर सकता है। और दोस्तों और रुकेगा तो खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो खाने पीने के लिए उसको कोई तो देगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अर्थात रोजगार ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों आजीविका उसे करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे साथ पहले बोला उनने, फिर शांतिपूर्वक बैठा हमारे पास, फिर समूह बनाया, समूह बनाने के साथ साथ भारत में कहीं भी घूमा, घूमने के बाद क्या हुआ कि निवास करा, निवास करने के बाद क्या हुआ वो कि हमारे पर रोजगार ढूंढेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। ये हमने देखा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 के तहत देखा। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत तो आप लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 20 की। किसकी दोस्तों, 20 की बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध के दोष सिद्धि संबंध में बदलाव। आपने ध्यान देना, ये हमारे पर क्या होते हैं, जो अपराधी होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अपराध के दोष सिद्धि, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अपराध के दोष सिद्धि। दोष सिद्धि के बारे में क्या होना चाहिए यहां पर दोस्तों, तो इसमें हमारे यहां पर संरक्षण होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को ध्यान देना, तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि दोष सिद्धि का मतलब होता है कि हमारे यहां पर उसके तहत इसमें 3 बातें रखी जाती हैं। सबसे पहली बात कि हमारे यहां पर क्या होना चाहिए, उसी कानून के तहत हमें क्या होना चाहिए, सजा देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि हमारे यहां पर कि जब उसे सजा दी जा रही है तो केवल उसके हमारे पर क्या नहीं होगा, तो उसके प्रति हमारे पर कोई भी उसके बाध्य नहीं होगा, अर्थात हमारे बात तो नहीं होगा। लेकिन तीसरी बात ये कहती है कि एक अपराध के लिए केवल उसे एक ही सजा दी जानी चाहिए। तो कौन कहता है हमारे पर, ये अपराध के लिए दोष सिद्धि कहता है। लेकिन अनुच्छेद दोस्तों अब आती है बारी 21 की।
अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान देना। इसमें बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जीवन के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने भी इसके लिए बात कही गई थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ये आपने देखा। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 21 ने क्या जोड़ा है, अनुच्छेद 21 का भी एक जोड़ा गया है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है कि अनुच्छेद 21 का कब जोड़ा गया है, तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार इसे जोड़ा गया है। लेकिन आपको पता होने चाहिए कि अनुच्छेद 21 का में क्या है, तो दोस्तों इसमें है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। क्या है दोस्तों, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, लेकिन 6 से 14 साल तक के बच्चों का। क्लियर है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्लियर हुआ, एक चीज यहां तक तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। गिरफ्तारी के संरक्षण और विरोध के संरक्षण में हमें देखना होगा। तो गिरफ्तारी एवं संरक्षण है, तो गिरफ्तारी, तो ध्यान देना दोस्तों, तो गिरफ्तारी के संरक्षण और विरोध, उसको जो निरोध हमारे बोल सकते हैं हम लोग, उसका क्या है, निरोध में संरक्षण। तो कैसे, अब ध्यान देना दोस्तों, गिरफ्तारी करने से पहले हमें इसमें क्या होती, 3 बातें हमें बहुत जरूरी हैं। कैसे, सबसे पहले एक कि दोस्तों गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए हम लोग बात करें तो सबसे पहले वो ये पूछ सकता है कि भाई मुझे गिरफ्तार किया जा रहा तो क्यों किया जा रहा है, पहला कारण ये होगा। दूसरा कारण ये है कि 24 घंटे के अंदर हमें न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना होगा। लेकिन दोस्त इसमें एक बात हमारे यहां पर आ जाती है कि 24 घंटे के अंदर तो प्रस्तुत कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे यहां पर इसमें आने जाने का जो टाइम होता है, मान लो चोर को मैंने कहां पर पकड़ा, उत्तर प्रदेश में पकड़ा और मुझे लाना है कर्नाटक लाना है, तो दोस्तों क्या मुझे वहां से यहां तक आने में क्या 24 घंटे से ज्यादा लग जाता है, तो क्या कि वो समय काउंट किया जाएगा, नहीं। तो दोस्तों उसे आने जाने, मान लो पकड़ाया गया है वो उत्तर प्रदेश में, उस टाइम से यदि वो जहां से रवानी हुई गाड़ी, वहां से समय को माइनस कर दिया जाएगा जहां तक वो पहुंच रहा है। तो दोस्तों इस समय को माइनस कर दिया जाता है, समझ में आया, तो अर्थात वो समय को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर हुआ, एक चीज समझ में आ गई आपको दोस्तों। तो इस प्रकार हमें यहां पर दूसरी बात ध्यान रखना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, तीसरी बात ये कहती है कि वो मन पसंद से अपने क्या कर सकता है, वकील को चुन सकता है। क्लियर हुआ, चलिए। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा, तो मैंने आपको यहां पर बताया किसके बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, शोषण के विरुद्ध अर्थात शोषण का अधिकार। तो दोस्तों शोषण के अधिकार में अनुच्छेद 2 ही हैं, एक है 23 और एक है 24। तो इनके बारे में ध्यान से देखना। तो दोस्तों आपने देखा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में हैं। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि आपने देखा होगा, मानव व्यापार में क्या होना चाहिए, मानव व्यापार नहीं कर सकता। मानव का व्यापार, जैसे एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चे को नहीं बेच सकता, अर्थात मानव व्यापार नहीं कर सकता है। और आपने बालाश्रम के बारे में भी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा दोस्तों। तो 23 की बात करते हैं हम लोग, इसमें मानव की बिक्री नहीं की जा सकती। बालाश्रम है ना दोस्तों, तो बालाश्रम के बारे में भी आपने कुछ सुना होगा कि मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे यदि काम कर रहे हैं तो आपको क्या कर सकते हैं, वहां पर वो कानूनी अपराध है। इस बात का ध्यान देना दोस्तों, समझ आया आपको इतना। चलिए, तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल गई। लेकिन दूसरी बात भी हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि बंधुआ मजदूरी आपने देखा है, तो बंधुआ मजदूरी को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो बंधुआ मजदूरी जानते हैं ना क्या होता है, बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप ध्यान ससमझिएगा कि इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, काम तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उनको क्या करना है, रोकना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, रोकना है।
दोस्तों आपने यहां पर एक चीज, एक शब्द मैंने बताया था अनुच्छेद क में कि यहां पर बोला है प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है। आप भाई उनको पढ़ाइए ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाइए आप। तो सरकार आपसे पढ़ाने के पैसे ले रही है क्या? नहीं, वो निःशुल्क शिक्षा बोल रही है ना यहाँ पर, तो निःशुल्क शिक्षा बोल रही है, अर्थात पैसे तो लग नहीं रहे हैं। आज गवर्नमेंट स्कूल में देखो तो आपको क्या होता है कि आपको वहां पर ड्रेस मिलती हैं, कॉपी किताब मिलती हैं, कॉपी किताब के साथ साथ आपको भोजन भी मिल रहा है, आपको सारी व्यवस्था तो वहां मिल रही है, तो आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? पढ़ाने की जगह आप काम क्यों करवा रहे हैं? कहने का मतलब यही है सरकार का, और यही पर वो क्या कर रही है, तो कार्य कर रही है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। समझ में आया ये चीज? तो ये आपको ध्यान देना होगा, ऐसे लिंक करके पढ़िए दोस्तों, कहीं दिक्कत आपको जाएगी नहीं, इस बात का ध्यान देना। मैं अब बात कर रहा था आपके यहाँ पर 24 तो हो गया दोस्तों, लेकिन मैं बात करूंगा अब यहाँ पर, तो यहां अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या कहता है कि अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो दोस्तों अब मुझे साफ करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा, है ना। तो हम लोग अब धार्मिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसे हम लोग नोट डाउन भी करते जाइए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमारे यहाँ पर, है ना, आपको ये ही नहीं कि आपको एक बार पढ़े और याद हो गया पूरा, है ना, इसको आपको रिवीजन करना होगा मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, तो संविधान में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, तो क्या पढ़ने वाले मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, 25 से 28 तक क्या कह रहा है दोस्तों, इसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए कि यार अनुच्छेद इसमें क्या है, और एक एक करके पढ़िएगा दोस्तों, है ना। नहीं तो पता चल रहा है एक इसका पढ़ लिए, एक इसका पढ़ लिए, नहीं, आपको ये जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मत इससे हिलिए, फिर जब तक ये हो जाए फिर ये पढ़िए, फिर दोनों का रिवीजन करिए, फिर आपको ये हो जाए फिर इसका पढ़िए, फिर तीनों का रिवीजन इसके साथ करिए, फिर कंटिन्यू इसको, इस प्रकार से आपको पढ़ा जाता है ना दोस्तों। तो समझिएगा, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, है ना दोस्तों। सबसे पहले आप समझिएगा, तो अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है, तो दोस्तों अनुच्छेद 25 कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म को अवैध रूप से क्या करना है, अवैध रूप से मनाने की स्वतंत्रता, इसमें आपको किसमें कही गई है, अनुच्छेद 25 में कही गई है दोस्तों। तो मैं आपको इसको बोल के बता देता हूं, आप समझ जाइएगा, है ना। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि अंतःकरण और धर्म के, है ना, अवैध के रूप में मनाने की क्या है, इसमें स्वतंत्रता है, अर्थात प्रचार करने की क्या है, धर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत, है ना, किसके तहत, धर्म का प्रचार लिख देता हूं मैं, अकेला समझ जाना आप लोग, है दोस्तों। धर्म का प्रचार हम अनुच्छेद 25 के तहत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान देना होना चाहिए कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें किसमें होनी चाहिए, 26 के अनुसार होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। अनुच्छेद कौन सा कह रहा है, ये 26 कह रहा है। लेकिन अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी भी विशेष धर्म को संपत्ति या हमारे पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, संपोषित करने वाले के सदस्यों को क्या करना चाहिए, तो हमारे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 28 कह रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक व शिक्षा का, धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपने देखा कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर अनुच्छेद, उसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर 29 से पढ़ने वाले हैं, 29 से 30 तक, ध्यान सुनिएगा। तो अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है कि हमें अल्पसंख्यकों का क्या होना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो इसमें हमारे यहाँ पर बोला गया है। लेकिन दोस्तों शिक्षा का हमारे पर क्या होना चाहिए, जो शिक्षा है वो हमारे पर जो अल्पसंख्यक होते हैं अर्थात उनकी स्थापना की जानी चाहिए हमारे पर अल्पसंख्यकों के लिए, तथा शिक्षा की क्या हो सके, तो नहीं हमारे यहाँ पर सत्यापनों हम लोग इसकी स्थापना कर सकें। तो दोस्तों शिक्षा के लिए हमारे पर एक स्थापना करने का और अल्पसंख्यक को हमारे पर संरक्षण देने का इसमें अधिकार
अधिकार की बात कही गई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात इस भाग के द्वारा हमारे पर बदल दिया गया है, इसके अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए भी उपचार दिए गए हैं। दोस्तों आपको तो ये पता होना चाहिए। फिर हम लोग छठवें में बात करते हैं, छठवें हमारे पर किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक मौलिक अधिकार को मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के बारे में, है ना दोस्तों। लेकिन समझिएगा अब इस बारे में आप लोग कि इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहां पर हम लोग देखने वाले कहां से कहां तक, तो ये 33 से 35 तक है, 33 से, है ना दोस्तों। ये 33 से 35 तक है, ध्यान से देखिएगा। तो 33 से 35 तक हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जो हमारे आपने देखा होगा कि उपांतरण करने वाली शक्तियां हमारे यहाँ पर क्या होंगी, इसमें किसमें है, 33 में है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग 34 की बात कर लेते हैं। जब किसी क्षेत्र में, है ना, क्या होना चाहिए, सेना विधि या प्रवृत्ति हो, तब इस भाग के द्वारा हमारे पर क्या होती है दोस्तों, तो इस भाग के द्वारा हमारे पास सरल अधिकार के रूप में इसे हमारे पर निर्बंध कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ये 34 के तहत था। ये 35 के तहत क्या कह रहा है कि इस भाग के अपवादों में प्रभावी करने के लिए किया जा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये आपने इसमें 35 में भी देख लिया। दोस्तों ये था हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार एवं मूल अधिकार का क्या था दोस्तों, अर्थात फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने देखा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।